अच्छा, एक बात बताइए कि मैं इस पोडियम के पीछे खड़ा होकर के क्या करता हूं। आप पूछ सकते हैं कि यार निखिल, तुम अक्सर ये शो करते हो, दिखते भी हो, कल भी किया था, आज भी कर रहे हो, तो ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूं। आपका कहना सही है, हम ये शो कर रहे हैं, हमारा काम है, पेशा है, हमारी नौकरी भी है। वैसे जैसे आपकी है वैसे हमारी नौकरी है, लेकिन ये पूछने बताने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, बताते हैं। हमारी और आपकी तरह भारत और दुनिया भर के करीब 1.5 लाख लोग भी अपनी जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। इनमें से हजारों उन कंपनियों के एम्प्लॉयज थे जिनमें नौकरी लगने का मतलब लाइफ सेट होना माना जाता है, जिसके बाद लोग पूछने लगते हैं कि अब लड्डू कब खिलाओगे, शादी कब करोगे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था इन लोगों का, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर की कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हाथ से नौकरी चली गई उन कंपनियों से जहां लाइफ सेट होना माना जाता था अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाए। अखबारों का इकनॉमी वाला पेज हो या न्यूज़ वेबसाइट्स का बिजनेस वाला कोना, इनमें पिछले कुछ महीनों से एक ही तरह की खबरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जिनकी हेडलाइंस में छटनी या ले ऑफ शब्द कॉमन है। इनमें खबर लगभग एक सी होती कि फला कंपनी ने अपने इतने कर्मचारियों को निकाल दिया, निकालने वाली है, निकाल देगी। नौकरियां जाने का सिलसिला भारत से लेकर दुनिया के तमाम देशों में चल रहा है। आर्थिक मंदी की आशंका के बीच पिछले साल शुरू हुआ छटनी का दौर अब भी जारी है। हम आप ये जानते हैं कि जब कोई कर्मचारी अपनी कंपनी से रिजाइन करता है तो कंपनी और कर्मचारी के बीच ये आपसी समझ होती है, एक जाना चाहता है, दूसरा भेजना चाहता है। आपसी सहमति से कर्मचारी कंपनी से अलग होता है, लेकिन जब किसी कर्मचारी को निकाला जाता है, ले ऑफ्स होते हैं, तो ये एक तरफा फैसला होता है। कंपनियां लगातार ये फैसला कर क्यों रही हैं? जो कंपनियां ताबड़तोड़ भर्ती कर रही हैं वो उसी रफ्तार से कर्मचारियों की छटनी क्यों कर रही हैं? अगला नंबर किसका हो सकता है? क्या आपका हो सकता है? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर पहुंच चुकी है? इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे आज के दी ललन टॉप शो में। इंटरनेट से जरा सा भी साफ कर रखने वाले गूगल का नाम तो जानते ही हैं, आप भी जानते होंगे। कई महीनों से बातें चल रही थी कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, इसमें बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी चल रही है। आज यानी कि 20 जनवरी को गूगल की ओर से साफ कर दिया गया कि अल्फाबेट से 12,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा। ये छटनी ग्लोबल लेवल पर यानी विश्व स्तर पर की जाएगी। सारे ही देशों में जो गूगल के एम्प्लॉयज हैं बाहर किए जाएंगे, कुछ इंडियंस भी होंगे। गूगल के 12,000 लोगों की नौकरी जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? यह आंकड़ा कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स का 6% से भी ज्यादा है। बहुत बड़ी कंपनी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जनवरी को सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने एक बताया कि वर्कफोर्स में यह कटौती दुनिया भर में और कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस में होगी। पिचाई ने मेल में यह भी कहा कि इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं। पिचाई ने मेल में यह भी बताया कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर फोकस करेगी अब, और ये कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। इनका मौका जा रहा है। ये तो बात हुई गूगल की। इससे पहले यानी कि 18 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपनी कंपनी से 18,000 लोगों को निकालने का प्रोसेस शुरू किया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर से अमेजॉन के जिन 18,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा उनमें से 1,000 भारतीय कर्मचारी भी होंगे, बताया जा रहा है ऐसा। 18 जनवरी के दिन दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि वो अपने 5% यानी 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगी। कंपनी के मुताबिक ये छटनी मानव संसाधन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में होगी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की इस घोषणा के बाद ले ऑफ की घोषणा लेटर के जरिए हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी को अपना काम बेहतर करने की ज़रूरत है। मैनेजर्स इस तरह की ही बातें करते हैं कि आप अपना काम बेहतर कीजिए। उन्होंने ये भी बताया था कि ये छटनी एक बार में नहीं की जाएगी। जब भी किसी को टर्मिनेट किया जाएगा उसे 2 महीने पहले नोटिस भी दिया जाएगा। चलिए, ये राहत की बात है। फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा ने भी पिछले साल नवंबर के महीने में कॉस्ट कटिंग के नाम पर छटनी की ऐसी तलवार चलाई कि 11,000 कर्मचारी एक झटके में पूर्व कर्मचारी हो गए। 18 साल में पहली बार था जब कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। इस छटनी के पहले के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो कंपनी में करीब 87,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, 87,000, जिनमें से लगभग 13% एम्प्लॉय छटनी उनकी हो चुकी है, वो बाहर है कंपनी के। अब ले ऑफ के इस क्रम में ट्विटर का नाम आप कैसे भूल सकते हैं। ट्विटर की कमान एलन मस्क के हाथ में आने के बाद से कंपनी में बड़े लेवल पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। इनमें बड़े पैमाने पर छटनी की तलवार चली है। ट्विटर हेडक्वार्टर्स में मस्क की एंट्री होते ही एक झटके में कंपनी के करीब आधे एम्प्लॉयज निकाल दिए गए। इसके बाद कंपनी में काम करने वालों का आंकड़ा 7,500 से 3,500
1000 पर आ गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अब फिर से एलन मस्क कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्लान बना रहे हैं। ये कुछ बड़ी कंपनीज के नाम है जिनके बारे में हम आप सुनते आ रहे हैं। आज इस लिस्ट में भारत की एक कंपनी का भी नाम जुड़ गया। किसका? ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी। कंपनी ने आज ऐलान किया कि वो अपने 380 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। स्विगी ने इस छटनी की वजह धीमी ग्रोथ को बताया है। सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और कई टेक कंपनीज में छटनी के सिलसिले की शुरुआत बीते साल यानी 2022 में ही हो गई थी। मेटा, ट्विटर और अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियों ने पिछले साल से ही छटनी शुरू कर दी थी। कंपनियों में छटनियों का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट layoffs.fyi के मुताबिक बीते साल यानी कि 2022 में 1000 से अधिक कंपनीज ने 1,52,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक कंपनीज में सबसे बड़ी छटनी नवंबर में दर्ज की गई थी। लगभग 53,000 कर्मचारियों को नौकरी से इसी महीने में निकाला गया। अब आते हैं दुनिया भर में हो रही इन छटनियों की वजह पे। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान टेक कंपनीज में जबरदस्त हायरिंग की गई, लेकिन जब वापस सब कुछ ठीक हो गया तो आईटी और टेक सेक्टर में आया बूम बरकरार नहीं रहा। सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ ने भी 5 जनवरी को कंपनी के 8,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कोविड महामारी के दौरान लाखों अमेरिकी घर से काम कर रहे थे। इससे कंपनी की तकनीक की मांग बढ़ रही थी, लेकिन अब उस मांग में कमी आ रही है। छटनी के पीछे ये तर्क दिए तो जा रहे हैं, लेकिन वो कितना सही हैं, ये जानने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट्स से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए। तो कोविड के दौरान क्या हुआ था कि कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम हो गया था, लोग घरों में बंद हो गए थे, लॉकडाउन हो गए थे, तो एकदम से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बूम आ गया था, क्योंकि हर एक को कंप्यूटर चाहिए था, हर एक को लैपटॉप चाहिए था, हर एक को स्मार्टफोन चाहिए था, और उनके साथ साथ उनको सॉफ्टवेयर भी चाहिए थे। कोई घर से काम कर रहा था, कोई घर से प्रोसेसिंग कर रहा था, किसी का तो पूरा ही बिजनेस ही घर से चल रहा था। तो लॉकडाउन में जो चीज कंप्यूटर्स को, हमें यह भी याद होगा कि वो सिलिकॉन चिप्स, जिसको हम चिप बोलते हैं, उसकी शॉर्टेज हो गई। इतनी ज्यादा बूम आ गया कि गाड़ियों तक में लगाने के लिए वो चिप खत्म हो गए, क्योंकि वही चिप गाड़ी में भी लगता है, वही चिप कंप्यूटर में भी लगता है। तो ये शॉर्टेज कोविड में जो एकदम बूम आया, और जब कोविड जैसे जैसे दुनिया से शांत होने लगा, जाने लगा, हालांकि पूरी तरह से गया नहीं है, चाइना जैसी जगह में आज भी बहुत खतरनाक परिस्थिति मेरे हिसाब से बनी हुई है, पर हम मान लेते हैं चलिए भारत में और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस समय कोविड नहीं है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुले, कोविड गया, तो जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र पे जोर था, जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज्यादा था, अब वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर कंपनी से खत्म कर दिया। ये भी बीच में रिपोर्ट्स आई कि साहब वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एम्प्लॉइज थोड़े लिबर्टी लेते हैं, तो कुछ कंपनीज ने तो परमानेंट कर दिया है, पर उनकी तादाद अब कम है। ज्यादातर कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम से वापस ऑफिस आने पर जोर दिया। तो जैसे जैसे लोग वापस आए, तो जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो डिमांड आई थी एकदम से टेक्नोलॉजी की, वो डिमांड धीरे धीरे शांत होने लग गई। तो इस कारण से जो कंपनीज में बूम आया था, जो कंपनीज ने और एम्प्लॉइज रखे थे, नए नए लोगों की जरूरत पड़ने लगी, उनकी जरूरत अब महसूस नहीं होने लगी। तो कुछ ले ऑफ तो इस वजह से हुए। दूसरा कारण ये रहा कि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई, तो उसकी वजह से दुनिया भर में हमने देखा कि महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बन के आई। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऊपर इंग्लैंड से लेके अफ्रीका तक, शायद ही कोई दुनिया का हिस्सा बचा जहां महंगाई की मार नहीं थी। इस मार की वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को अपने रेट्स बढ़ाने पड़े। रेट्स बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि लिक्विडिटी मार्केट से कम हो गई, पैसा महंगा हो गया, उधार लेना महंगा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा आर्थिक असर दिखाई दिया, जिसके बारे में हम अनेकों बार लल्लन टॉप पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब लिक्विडिटी कम होती है, जब पैसा महंगा हो जाता है, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, बिजनेस में जो पैसा लगना होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां गई। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस महंगाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, वो कदम अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अगर हम जाएं, वो कदम सीधा सीधा विकास की दरों पर प्रभाव डालते हैं। तो विकास की दर का प्रभाव का मतलब यह था कि जो ग्रोथ थी ओवरऑल बिजनेस की, वो कम होने लगी। इतनी कम होने लग गई कि अब आज हम लोग इसको अर्थशास्त्र की भाषा में आर शब्द कहते हैं। आर शब्द बोलते हैं रिसेशन को। हम आर शब्द इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा हम रिसेशन का नाम डालें, क्योंकि वो नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, दुनिया भर के बिजनेसेस में हड़बड़ाहट मच जाती है। अब दूसरा क्षेत्र रहा स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स में क्या हुआ कि स्टार्टअप्स में जो पैसा आ रहा था, फंडिंग आ रही थी। एक बहुत सैद्धांतिक बात और मैं बहुत जरूरी बात ये बताना चाहता हूं, जो आप सब लोगों को ज्ञात होनी चाहिए, कि स्टार्टअप्स
का जो मूल मुद्दा रहा, जो मुझे एक स्टार्टअप्स में कमी नजर आती है पूरे के पूरे इस इकोसिस्टम में, वो ये कि स्टार्टअप्स ने ध्यान दिया वैल्यूएशंस पे, स्टार्टअप्स ने मुनाफे पे ध्यान नहीं दिया। वैल्यूएशन हुई, बड़ी हुई, उसको बेच के अलग हो गए, हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए कमा के और खुद अलग हो गए। कब वो प्रॉफिट में आएगा स्टार्टअप, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये मुझे एक, मैं स्टार्टअप मेंटर भी हूं और मुझे स्टार्टअप क्षेत्र से एक ये शिकायत है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है मुनाफा और आप काम कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए। तो वैल्यूएशन तभी होती है जब फंडिंग आती रहे, मतलब जब निवेशक, जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जब तक उनका पैसे का फ्लो बना रहता है, आप लोगों को नौकरियां भी देते जाते हैं, आप अपने काम को फैलाते जाते हैं। पर पीछे से जब पैसा आना बंद हो गया, रेवेन्यू अभी इतना है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुनाफे पे इतना ध्यान नहीं है, अब वो पैसा आना बंद हो जाता है, तो आपको उन एम्प्लॉइज की तनख्वाह देनी मुश्किल हो जाती है। और इसका ज्वलंत एग्जाम्पल हम देखें तो आपको भारत में बायजूस और भारत के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जहां जहां नौकरियां, बायजूस मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां वहां पर काटी गई हैं और वो भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका भी नौकरियां जाने की बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रही है। एक ओर तो कंपनीज नौकरियों से निकाल रही हैं लोगों को, दूसरी ओर नई भर्ती भी नहीं कर रही। भारत में भी आईटी और टेक कंपनियां अपनी लागत में कटौती करने में जुट गई हैं। ग्लोबल मंदी की वजह से वैश्विक स्तर पर अमेजॉन, गूगल, ट्विटर, एप्पल जैसी कंपनियों ने पहले ही छंटने का ऐलान किया है। इसका असर भारत के आईटी सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम यूएस में ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर और वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है। आईटी कंपनियों की स्टॉक की गिरती कीमतों और विज्ञापन से होने वाली आय ने इस संकट को और बढ़ा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत के आईटी सेक्टर में भी मंदी गहरा सकती है। दरअसल अमेरिका और यूरोप में मंदी के चलते वहां कंपनीज ने अपना आईटी बजट घटाया। इससे आईटी सर्विसेज कंपनियों के कर्मचारियों के बोनस फ्रीज करने या न देने की खबरें पहले आई, अब छटनी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल भारतीय आईटी कंपनियों ने नई नौकरियों के 10% कम विज्ञापन निकाले। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की कगार पर पहुंच चुकी है? भारत की कंपनी और स्टार्टअप पर इसका कैसे असर पड़ सकता है, अब ये सुनिए। 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ फोरकास्ट 6% से ऊपर थी। आज जब हम 2023 के शुरुआत में खड़े हुए हैं, तो ये जो फोरकास्ट है 2.7% तक आ गई। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग अर्थशास्त्री, अलग अलग फोरम्स अलग अलग फोरकास्ट करते हैं, पर एक बात जो सबने कही है कि 2023 आर्थिक दृष्टि से बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही टफ साल रहने वाला है, बहुत मुश्किल साल रहने वाला है। और दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका में माइल्ड रिसेशन मेरे हिसाब से आज भी, हालांकि उनकी जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में आई है, और रिसेशन का अर्थ होता है जब 2 लगातार क्वार्टर में आपकी ग्रोथ नेगेटिव में आए, उसको हम ऑफिशियली रिसेशन मान लेते हैं। अमेरिका में बीच में ये होने को आया था, पर अब थोड़ा ये पॉजिटिव में आया। यूरोप में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। यूरोप दूसरी सबसे बड़ी जगह है अमेरिका के बाद, अगर मैं पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर रिसेशन बहुत सारे देशों में पहले से अभी आ चुका है। तो इसको देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि 2023 बहुत मुश्किल रहेगा। अब हम बात करें चाइना की, कोई भी जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना के बिना आप बात नहीं कर सकते। चाइना में हमने देखा जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइनीज सरकार ने लगाई, सीसीपी ने लगाई, उसकी वजह से हाहाकार मच गया। वहां पर सड़कों पे लोग आ गए, प्रोटेस्ट हो गए, दोबारा एक तियाननमेन स्क्वायर होता हुआ दिखाई देने लगा। और इसकी वजह से चाइना ने क्या किया कि पूरी तरह से खोल दिया कि लो भाई, एतराज करते हो, हमारी तरफ से जहां जाना है जाओ। अब तो वहां लूनर न्यू ईयर की तैयारी हो रही है, जिसमें ऐसा माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल किया जाता है। इतनी गिनती में लोग ट्रैवल करते हैं, शायद दुनिया में कहीं किसी स्थिति में नहीं करते। तो वहां पर बुरी तरह से कोरोना फैल गया है। इसकी वजह से चाइना, जो दुनिया का बहुत बड़ा एक ड्राइविंग इंजन था जो वैश्विक ग्रोथ का, उस इंजन पर भी डेंट लग गया और चाइना की ग्रोथ गिर के पूरे पिछले 40-50 साल में वो ग्रोथ गिर के 3% से भी नीचे आ गई। तो कुल मिला के हम देखें तो ये बिल्कुल सच बात है कि 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मुश्किलात भरा रहने वाला है। और इसके कारण जब ग्रोथ नहीं होगी तो नौकरियों पे खतरा मेरे हिसाब से बना रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि दुनिया भर में हो रही छटनी का असर क्या भारत की कंपनीज पर भी पड़ेगा। जिस तरह से विदेशी कंपनियों में छटनी का दौर चल रहा है, क्या भारत की कंपनियों में भी ऐसा कुछ होने वाला है? पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसी ने भी भारत को एक चमकता सितारा बताया है, ब्राइट स्पॉट बताया है और एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बताया है कि, पर एक बात जरूर सच है और ये कड़वा सच है कि भारत भी एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। एक विश्व परिवासुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं, पूरी दुनिया को हम एक परिवार मानते हैं।
तो भारत भी उस परिवार का हिस्सा है। आज कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया में ऐसी नहीं है जिस पर जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था भी ग्लोबल विलेज का एक हिस्सा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि विश्व में रिसेशन हो, विश्व में मंदी हो और भारत में उसका बिल्कुल कोई आंच ना आए, कोई असर ना आए। कम आ सकता है, ये जरूर है, पर भारत में भी हम अंग्रेजी में दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक मैं बोलता हूं रिपलिंग इफेक्ट। रिपलिंग होता है पानी में कंकड़ फेंके तो कुछ लहरें उठ के जाती हैं, उसको हम रिपलिंग कहते हैं। एक होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब आप एक ताश के पत्ते रखें, एक को धक्का दें तो दूसरा अपने आप गिरता जाएगा। तो भारत के ऊपर इसका कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा कि यहां पर एक्सपोर्ट्स पर असर होगा। भारत में जो एफपीआई आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो कम आएगी। भारत में जो एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कम आएगी। भारत में जो बिजनेस निवेश करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, बार बार बात कर रहे हैं चाइना से उठ के बिजनेस यहाँ आए, अगर मंदी आई तो लाजमी बात है कि वो बिजनेस एक बार को पैसा लगाने से पहले सोचेगा। तो भारत में उन सेक्टर्स पर नौकरियों का असर दिखाई देगा, या तो जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उन पर असर दिखाई देगा। स्टार्टअप्स की हमने ऑलरेडी बात करी। भारतीय स्टार्टअप्स इस समय बहुत अच्छे फेज से नहीं गुजर रहे हैं। हालांकि हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है, 88,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे इस समय है। पर फिर भी स्टार्टअप्स में जिस प्रकार से नौकरियां जा रही हैं बड़े स्टार्टअप्स में, वो चैलेंज अभी से दिखाई देने लगा है। पर एक बात भारत में जो अच्छी है वो ये है कि भारत का जो हम लोग बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है कि जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, ओल्ड इकोनॉमी मतलब एफएमसीजी के हैं, सीमेंट के हैं, स्टील के हैं, ठोस जहां बिजनेस फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहां पर ठोस काम होता है, वहां पर नौकरियां इतनी नहीं जाएंगी। जहां मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर नौकरियां इतनी नहीं जाएंगी। ऑटोमोबाइल्स हैं वहां पर नौकरियां इतनी नहीं जाएंगी। रियल एस्टेट है वहां पर नौकरियां इतनी नहीं जाएंगी। नौकरियां ज्यादा जाएंगी जहां पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा आधारित काम होता है या जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम का असर है। इन दो क्षेत्रों में भारत पर भी इसका प्रभाव रहेगा। तो जो भी लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, ये कतई उनको डराने के लिए चेतावनी नहीं है, परंतु एक अर्थशास्त्री और वित्तीय एक्सपर्ट होने के नाते मेरी आपको सलाह है कि आपको उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी वैश्विक परिस्थिति इस प्रकार इसी तरीके की बनी हुई। जिन लोगों को कंपनी की ओर से पिंक स्लिप मिल जाती है, मतलब जिन्हें नौकरी से निकाले जाने वाला मेल आ जाता है, उनकी टीस वही लोग समझ सकते हैं। वही लोग कौन से? जिनको ये मेल आया है। इस हालत में क्या करना चाहिए, मतलब अगली नौकरी की तरफ जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात भी हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले तो अगर दूसरी नौकरी आपको मिल रही है, आप उसको तुरंत पकड़ लें। आप ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी का नाम देखने के चक्कर में ना पड़े। मैंने अमूमन देखा है, जैसे मान लीजिए कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, बहुत बड़ी कंपनी, हम सब जानते हैं, दुनिया भर में इसका नाम है, तो वो चाहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से निकल के यार किसी छोटी मोटी कंपनी में क्यों जॉब ले लूं, इसका तो कहीं नाम ही नहीं है, जबकि तनख्वाह बकायदा उसको पूरी मिल रही है। तो मेरी ये सलाह है कि अभी आपको जो भी दामन पकड़ने को मिल रहा है, आप उस दामन को थाम लीजिए। आप अभी नौकरी के मामले में चूजी मत होइए। हालात ठीक हो जाएंगे। आपके प्रोफाइल में माइक्रोसॉफ्ट का नाम है या किसी भी कंपनी का नाम है, आपको नौकरी वापस रेप्यूटेड कंपनी में मिल जाएगी। फिलहाल चूजी मत होइए। दूसरी मेरी सलाह यह है कि ऐसे हालात में आपको बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां बदलनी नहीं चाहिए। जो अच्छे ब्रांड नेम्स हैं, जो बड़े ब्रांड नेम्स हैं, उसको छोड़कर छोटी मोटी अपनी मर्जी से, यहां पर फर्क यह है, अपनी मर्जी से मत छोड़िए। छोटी मोटी कंपनी को आप पकड़ेंगे, वहां पर नौकरी ज्यादा खतरे में हो सकती है, क्योंकि छोटी मछलियां ज्यादा जल्दी निगली जाती हैं। इसलिए रेप्यूटेड नाम को छोड़कर छोटी कंपनी का दामन मत पकड़िए अपनी मर्जी से। हालांकि आप कहेंगे कि पहली बार तो आपने उल्टी बात करी, अब मैं बिल्कुल दूसरे नजरिए से बात कर रहा हूं। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि अगर नौकरी जा चुकी है, मेरा यह मानना है, मैं एक स्टार्टअप मेंटर हूं, मुझे टाइटल मिला हुआ है, दो बड़ी अखबारें देश के, उन्होंने मुझे स्टार्टअप गुरु का नाम भी दिया हुआ है। उस नाते से मैं आपको ये कहूंगा कि मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूं। अगर आपकी नौकरी चली गई है, जितने भी लोग नौकरी करते हैं, ये कड़वी हकीकत है, बताइएगा मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, कि उनके मन में कहीं एक एक ज्वाला जल रही होती है, छोटी सी, जो कहती है काश मैं भी अपना काम कर रहा होता या कर रही होती। मैं आज किसी की नौकरी कर रहा हूं, पर काश मेरी अपनी कंपनी होती। कभी ऐसा टाइम आएगा शादी के बाद, जब बच्चे हो जाएंगे, जब मेरे पास धन हो जाएगा, मैं अपना काम करूंगा। मेरा यह मानना है, इस अवसर को आप
उस अपने काम में स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। शायद आपके पास ये अवसर इसीलिए आया है कि वो निर्णय जो आप इतने सालों से नहीं ले पा रहे थे अपना काम शुरू करने का, आज आपको परिस्थितियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया है कि अपना काम यहां से आप करने का सोच सकते हैं। जॉब्स और लेऑफ्स वाली स्टोरी पर दी ललन टॉप की नज़र बनी रहेगी। जब आगे कोई और डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम दोबारा इस पे एक ललन टॉप शो करेंगे। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ आज लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।